अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी क्लास में क्वेश्चंस लगे हैं, ठीक है। कुछ क्लासेस में नहीं लगे थे ना, इसलिए कंफर्म कर रही थी कि लगाए थे या नहीं। तो आपको सिलेबस पता चल गया ना आपका इस संडे टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? पता चला? देखा किसी ने ग्रुप में? हाँ, हमारे ग्रुप में मैसेज आया या नहीं? नहीं, ठीक है। तो जो आपका जो मेजर मैम आ टेस्ट गया। था, हाँ आ गया, तो बोल के नहीं रहे। तो मेजर टेस्ट का सिलेबस था वही आ रहा है, तो मेजर टेस्ट है आपका। संडे को जो पहले हुआ था वो ट्रायल था, तो मेक श्योर कि आप लोगों का हो गया है, किसी का ऑपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसलिए अब संडे को फाइनली द मेजर टेस्ट होने वाला है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके मार्क्स कंपेयर होते हैं दूसरी दूसरी क्लासेस से, ठीक है, दूसरे दूसरे बैचेस से। तो दिल्ली में बच्चे कितने आए, आपके कितने आए, साउथ में कितने आए किसी बच्चे के, तो सब स्टेट से कंपेयर होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अच्छे से करना। राइट, सो मूविंग ऑन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का चैप्टर। सो नाउ द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन सा है चैप्टर नंबर? अच्छा, तुम तो रिस्पॉन्स नहीं करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। चैप्टर खोलो ये एनसीईआरटी में, मुझे खोल के बताओ कितने पेजेस है इस चैप्टर में। ये एक पेज है, ऐसे 1 2 मत काउंट, ये पेज है, तो दिस वुड बी कंसीडर एज 1 पेज। इसको टिक जाओ, ये एक पेज होगा, ठीक है। तो ऐसे काउंट करके बताओ इस चैप्टर में कितने पेज है? 7। 7? श्योर? क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट हटा दे बेटा, समरी तक 7 है। यस मैम। ठीक है, तो तेरा कुछ काम नहीं है, रोज तुझको एक पेज पढ़ना है, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। आज एक पढ़ लियो, वेंसडे एक पेज पढ़ लियो, थर्सडे 2 पढ़ लियो, फ्राइडे 2 पढ़ लियो, सैटरडे 2, सारे 7 पेज हो जाएंगे तेरे सैटरडे तक। इसी हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है ये चैप्टर, इसमें जो एग्जांपल्स है आपको वही आने चाहिए और वही ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स का क्या मतलब होता है? व्हेन आई से माइक्रोब्स, आपके दिमाग में क्या आता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई एग्जांपल बताओ। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है ना, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा भी और ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक है, जैसे फंगल स्पोर, दिखते नहीं है लेकिन होते माइक्रोस्कोपिक है, राइट। जैसे प्रोटोजोन्स, जनरली मेरीन एनवायरनमेंट में रहता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, में दिखते नहीं है लेकिन होते माइक्रोस्कोपिक वहां भी है, राइट। तो जब मैं माइक्रोब बोलूंगी तो आपको सिर्फ बैक्टीरिया नहीं सोचना है, आपने इसके साथ सोचना है कि यहाँ पर यार बैक्टीरिया की भी बात भी हो रही है, यहाँ पर ये बात करने वाले हैं फंगस की भी, और यहाँ पे हो सकता है प्रोटोजोन्स भी है, ठीक है। ये तीनों लोगों को हम ध्यान में रख के चैप्टर पढ़ेंगे ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब इंसानों के फायदे के लिए, तो हम ऐसे माइक्रोब पढ़ेंगे जो हमें मदद करते हैं। इससे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने ऐसे माइक्रोब पढ़े जो हमें बीमारियां करते हैं, है ना। अब हम वो वाले पढ़ने वाले हैं जो हमें खुशियां देते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो इस चैप्टर पे आप इन्हीं पे फोकस करोगे। बहुत छोटू सा चैप्टर है और डिफिकल्ट भी नहीं है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे विद क्वेश्चंस, राइट। तो बी रेगुलर नाउ। इसके अलावा देखो, आपका जो लास्ट संडे का प्रैक्टिस टेस्ट था वो बहुत लेंदी था ना, तो वो एक सैटरडे में कवर नहीं होगा। तो आपकी फ्राइडे को क्लास होगी, एक तो आपकी इस टाइम क्लास है 7:15 टू 8:30, 8:15, उसके बाद 8:30 टू 9:30 क्लास होगी। तो हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्राइडे को, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सैटरडे को, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था ना, तो इसलिए। क्लियर है सबको? फ्राइडे को 2 क्लास है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन किया, थ्योरी नहीं मैं पढ़ाने वाली कोई भी, बस क्वेश्चन डिस्कशन होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो एक क्लास में हो नहीं पाएंगे, राइट। और फिर संडे आपका टेस्ट है, तो आई वांट कि आप टेस्ट में जाने से पहले सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जाओ, ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, है ना। तो इसलिए आ जाना, ठीक है जी। आइए अब, सो वी लव ह्यूमंस, दीज आर द माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स की पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनकी एक ही शेप होती है, अलग अलग हो सकती है? अलग अलग। अलग अलग। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप ये रख सकते हैं, राइट। तो हम पढ़ते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखो, आपको पढ़ना है कि आपके घरों में कैसे माइक्रोब्स यूज होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे जिंदगी में नॉर्मल हाउस होल्ड में कैसे कैसे यूज कर सकती हूँ मैं, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसे माइक्रोब्स को यूज करती है। सीवेज ट्रीटमेंट हमें कल करेंगे कि सीवेज की जो ट्रीटमेंट होती है, जो घर से गंदगी निकलती है उसको ट्रीट करने में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है।
और आपके स्कूल में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बायो फर्टिलाइजर, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। और बायो एजेंट्स एंड बायोगैस, बायो एजेंट्स एंड बायो एजेंट्स होते हैं जो चीजें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाली, मतलब मैंने बैक्टीरिया से उसका कोई केमिकल निकाला और अब मैं वो केमिकल यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो बायो एजेंट, एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस है क्योंकि हम मेडिसिन में बहुत यूज करते हैं। और बायोगैस प्लांट से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें एग्जाम्पल्स है जो आपको याद करते रहना है। तुम कोशिश करेंगे स्टोरी की फॉर्म में एग्जाम्पल्स समझिए, राइट। लिख लिया आपने इतना? डन? Yes, ma'am. ये मैम। चलो चलते हैं। तो चलो घर की कहानी पढ़ते हैं। तो मुझे घर की कहानी के लिए कोई वॉलंटियर चाहिए, एक लड़की। तो है वॉलंटियर? नो वन? ओके, सेजल ने पहले किया था, तो चलो सेजल रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी सेजल है। सेजल ना कि सेजल? मैम सेजल। सेजल, सेजल का मतलब क्या होता है? मैम प्योर वाटर। जो वाटर, अरे वाह। तो हमारी सेजल है, और सेजल हमारी बैठी सीढ़ियों में वो खा रही है सैंडविच। तो दिस इज अ सैंडविच। सैंडविच किससे बना होता है? सैंडविच किससे बना होता है? मैम ब्रेड वेजिटेबल्स। हाँ, ब्रेड से, राइट। और सेजल सैंडविच से ये कुछ लिक्विड टपक रहा है, टेस्टी टेस्टी, क्या नाम है इसका? क्या होगा ये मोस्ट प्रोबेबली? चीज। चीज, ठीक है। तो सेजल सीढ़ियों में बैठी ब्रेड सैंडविच खा रही है जिसमें से टपक रहा है चीज। दूसरी तरफ हमारा एक और बच्चा है, इस लड़के का नाम सजेस्ट करो भाई, बोलो बोलो। उदय। दूसरी तरफ हमारा उदय है। उदय कह रहा है मैं तो सैंडविच नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तो खाऊंगा डोसा। तो उदय खाने लगा है डोसा, और वो खाएगा इडली। कहते चटनी भी दे दो मेरे को, टमाटो वाली होती है ना, लाल मिर्च वाली। लेकिन उदय कहता है कि मुझे घर की याद आ रही है, तो मैं साथ में दही खाऊंगा। नाउ दिस इज फनी, डोसे के साथ दही कौन खाता है? लेकिन हमारा उदय खाता है, ठीक है। और इन दोनों को ये अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहे हैं टुक टुक अंकल। तो ये हमारे टुक टुक। अब टुक टुक अंकल के हाथ में ऐसी चीज है जो वो पी रहे हैं, जो तुम्हें पीना अलाउड नहीं है। तो क्या होगा ये चीज? अल्कोहल। हाँ, तो ये है हमारा अल्कोहल, मदिरा, ठीक है। मदिरा मतलब अल्कोहल। इतना क्लियर सबको? तो घर का एक सीन है कि सेजल बैठी सैंडविच खा रही है जिसमें से चीज गिर रहा है, उधर डोसा और इडली खा रहा है, किस में डुबा के? दही में डुबा के। और टुक टुक अंकल क्या पी रहे हैं? अल्कोहल। अल्कोहल, राइट। सो देखो, ब्रेड है, ब्रेड को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया ये बहुत यूनिक है, ये दो जगह यूज होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम है सैक्रोमाइसी सर्वेसी। तो सैक्रोमाइसी सर्वेसी का एक और नाम है, इसे ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी करना है। तो हम पहले फोकस करते हैं हमारी प्यारी सेजल के ऊपर। तो सेजल के पास दो चीजें जिसे हमें पढ़ना है कि चीज कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनती है। देखो ब्रेड बनती है बैक्टीरिया से, और चीज बनता है हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म से। एक तो बैक्टीरिया है, इजी हो गया याद करना। दूसरा बेटा फंगस है। तो बहुत तरीके की चीज आते हैं, हम दो पढ़ने वाले हैं। तो एक है जो फंगस से मिलता है और एक बैक्टीरिया से। देखो जो फंगस से मिलता है वो यूनिक है, इसलिए उसका नाम इंपॉर्टेंट है। तो आओ, ब्रेड हमें मिलती है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये साइंटिफिक नेम है जीनस और स्पीशीज का। तो हम इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। इसी को हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड आपने बेक करी है ना, तो बेकर्स यीस्ट कहते हैं। तो जब हम यीस्ट डालते हैं ना इसमें, तो ये ऐसे उठती है। ब्रेड जब भी फूलती है ना, वो यीस्ट की वजह से फूलती है। फिर उसमें जो छेद होते हैं ना छोटे छोटे, घर में तुमने ब्रेड तो खाई होगी यार, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना उसके अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। यीस्ट जो करता है ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, तो छेद हो जाते हैं ब्रेड के अंदर छोटे छोटे, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया बेकर यीस्ट, इसी को हम बुलाते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रूअर्स का मतलब होता है जो काम आएगी अल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो ये तीन नाम एक ही चीज के हैं। क्लियर सबको? यस मैम। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये भाई Yes, ब्रेड ma'am. कहाँ से आई। अब देखते हैं इसका चीज कहाँ से आया। तो मुझे बताओ, टॉम एंड जेरी देखा यस मैम। है ना? ये देख लो, चीज दिख रहा है इसको, चीज के पास जा रहे हैं शैतानों की तरह,
है ना। तो वैसे ही हमारी सेजल शैतानों की तरह चीज के पास जा रही है। चीज में छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, होल्स। Yeah, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड करता है ये होल्स भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन से चीजें बनती है। तो ये वाला चीज जो है वो एक बैक्टीरिया ने बनाया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बहुत बहुत सिंपल है, इस चीज को हम बुलाते हैं स्विस चीज, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है पेपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है जी। तो हमारे शर्मीला शर्मीला बैक्टीरिया है जो स्विस चीज है। एक तो हमें पता चल गया। अब हम कह रहे हैं दो टाइप की चीज हमने पढ़नी है। तो हो सकता है कि जो ये सैंडविच खा रही थी ना, इस सैंडविच में दो तरीके की चीज थे। एक तो ये येलो येलो वाला था, पेपिनो बैक्टीरियम शर्मानी से बना हुआ, और जो दूसरा चीज था ना वो थोड़ा कलरफुल था, ब्लू कलर का, ठीक है। ये वाला जो चीज है ना ये फंगस से बनता है। और कौन सी फंगस से बनता है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। देखो, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मत समझ लेना, ये जीनस का नाम है, बहुत सारे जीनस है इसमें। तो एक फंगस है जो पेनिसिलियम जीनस से बिलोंग करता है और उसकी स्पीशीज है रॉकीफोर्टी, और ये चीज बनाता है रॉकीफोर्ट चीज। तो रॉकीफोर्टी से रॉकीफोर्ट तुमको याद रह जाएगा, चीज का नाम रॉकीफोर्ट है, बैक्टीरिया का नाम रॉकीफोर्टी है, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, ये देखो, ये व्हाइट कलर का चीज है ना स्लाइस, जिसमें छोटे छोटे ब्लू ग्रीनी से रीजन दिख रहे हैं आपको, दिस इज द फंगस, ठीक है जी, समझ आया। मैम. तो मुझे पता चल गया कि घर में बैठी सेजल जब क्या खा रही थी, हमारा सैंडविच, तो उसमें जो ब्रेड थी वो बैक्टीरिया की मदद से बनी है, और जो चीज है दो तरीके की चीज है, एक बैक्टीरिया की मदद से बना है और एक फंगस की मदद से बना है। इतना क्लियर। Yeah, ma'am. जो बैक्टीरिया बना है, जिस 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 ब्रेड जिस बैक्टीरिया की मदद से बना है उसका नाम है Saccharomyces. सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, और जो चीज है जो फंगस की मदद से बना है उसका नाम है पेंसिलम रॉकीफोर्टी. रॉकीफोर्टी, और जो बैक्टीरिया की मदद से बना है वो कौन सा वाला चीज है, उसका नाम क्या है, चीज का नाम Swiss cheese. स्विस चीज, यस, ठीक है। तो हमें इसकी कहानी तो क्लियर होगी। अब चलो उदय की कहानी समझते हैं, चले उदय के पास। तो उदय हमारा बावला क्या कर रहा है, उदय हमारा डोसा खा रहा है, किसके साथ, किसमें डुबो के खा रहा है, दही. है ना। उदय बेटा पेट खराब हो जाएगा तेरा, दिमाग तो हो गया है, दही में डिब्बो के डोसा कौन खाता है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। अब पता नहीं है दही चीनी वाला खा रहा था नमक वाला, ये भी नहीं पता। बताओ क्या क्या चीजें खाने लग गया बच्चे, ठीक है जी। तो उदय खा रहा था डोसा एंड इडली। अब डोसा एंड इडली का जो डो बनता है वो भी फर्मेंटेशन से बनता है, बैक्टीरिया से। इसका नाम एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। रीजन क्या है इसका, वो ये कि पहले जो एनसीईआरटी में नाम मेंशन है वो करने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो पहले जितने नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, जब आपके वो टिप्स पे हो जाएंगे ना, तब एक्स्ट्रा चीजें करना। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. तो उदय के एग्जाम्पल में सबसे अजीब बात क्या है, उदय के एग्जाम्पल में सबसे अजीब बात क्या है, दही. दही। तो ये देख लेते हैं दही कैसे बना है। आप तो घर में दही कैसे जमाते हो, बताओ, किसी के घर में जमता है दही तो बताओ कैसे जमाते हो। मैम दूध को इकट्ठा करके. दूध को इकट्ठा करते हैं, दूध में दही बन जाता है अपने आप। मैम दूध में नो बस मैम. दही डालते हैं पहले दूध से में जो बना हुआ दही डालते हैं, यानी कि दही के अंदर कुछ होता है जो दूध को दही में फाड़ देता है ना, चेंज कर देता है। तो जो दूध के अंदर ऑलरेडी होता है ना चीज, जो दही में उसको चेंज कर देता है, ये है हमारा प्यारा प्यारा बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, ये मिल्क है, ये दूध है। दूध के अंदर आप जब दूसरा दही डाल देते हो ना, जब आप दूध के अंदर दही डालते हो तो उस दही के अंदर खटास होती है, और वो खटास उसको देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्योंकि लैक्टिक एसिड, अगर आप, चलो उस एग्जांपल में जाते हैं, यहाँ रखते हैं। तो जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी का नाम है लैक्टोबैसिलस, आपने सुना होगा। यो मैम. तो जब आप इसको दूध में डालते हो, ये ऐसा क्या करता है, दही बन जाता है, ये दूध के प्रोटीन को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो दूध के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। जब ये दूध के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है ना, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है। तो मिल्क और दही में ज्यादा न्यूट्रिशन किसमें होता है, दही में, ठीक है। तो देखो मिल्क का प्रोटीन जो है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं मिल्क में, कितने प्रोटीन्स होते हैं, चलो ठीक है, आज से हम होमवर्क ना स्लाइड के एंड में लिखेंगे। तो पहला होमवर्क है आपका कि मिल्क में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कल लिख के आना है, ओके। कोई बात नहीं, स्लाइड यो मैम. तो देखो
जब मिल्क में दही डाला तो उसने मिल्क के आधे प्रोटीन को खा लिया, जिससे उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बन गया। नीट पूछता क्या है आपसे, नीट पूछता है कि ये जो इनरिचमेंट हो रही है ना न्यूट्रिएंट की, सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन इंक्रीज हुआ है? तो जो दही होता है उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन B12 मिलता है। विटामिन B12 जब मैं खाऊंगी ना, मेरा स्टमक उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। उसको कंज्यूम करने के लिए एक स्पेशल टाइप का फैक्टर यूज होता है, ठीक है। तो आपने ह्यूमन डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है? यस मैम। तो स्टमक के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, कौन कौन से एंजाइम थे? नहीं याद? कोई बात नहीं, गिव इट ए ट्राई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, पता करके आना कि विटामिन B12 को क्या चाहिए होता है कि वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, तुमने पढ़ा हुआ है, मेरे को पता है। ये आपको एरिथ्रोसाइट वाले चैप्टर जो कार्डियक सिस्टम है उससे भी ज्वाइन करेगा, 3 चैप्टर को ये क्वेश्चन ज्वाइन करता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन B12 तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, विटामिन का साइंटिफिक नेम होता है। नीट ना कभी भी विटामिन B12 नहीं लिखेगी, वो साइंटिफिक नेम लिखेगी। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? ये 3 क्वेश्चन है जो आपको PYQ में किसी भी चैप्टर में कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसमें आए ये जरूरी नहीं है, तो ये आप होमवर्क में लिख के आना, ओके। फिर बताऊंगी यहीं पे, तभी मैंने प्रेजेंटेशन के एंड में लिखते हैं ताकि मैं भूल। हाँ सूर्यांश हमें पता है नहीं। बता बता बेटा। हम एनीमिया होता है, हाँ एनीमिया B12 से। हाँ, B12 की कमी से अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 आरबीसी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आरबीसी की सिंथेसिस में। शाबाश, गुड। नाउ मिल्क पे आते हैं दोबारा। तो मिल्क में मैंने दही डाल दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो बेसिकली उसमें मैंने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया। अगर मिल्क में सीधा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी थोड़ा सा डाल दोगे ना, तो भी वो मिल्क दही में चेंज हो जाता है। दही में चेंज होता है तो उसमें विटामिन B12 का लेवल ज्यादा होता है, जो आपको इन्फेक्शन फाइट करने में मदद करता है। तो ये ना आपके पेट में जाके, स्टमक में जाके जो पैथोजन बॉडी में आते हैं ना, उनको किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उदय क्यों खा रहा था दही में डुबो डुबो के? क्योंकि उसको पता था दही बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम के लिए होता है। क्लियर? यस मैम। अब अंकल ये जो ड्रिंक पी रहे हैं इसका नाम है टोडी, ठीक है। सो दिस ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक इज टोडी। ये एक तरह से देसी दारू जैसी होती है, जो आपको केरला साइड में बहुत मिलती है। तो ये ना पाम के जो सैप होता है ना, उससे खींच के निकाला जाता है। आपको दिखाती हूँ मैं, अगर यहाँ होगा। टोडी टोडी, एक सेकंड। टोडी एक्सट्रैक्शन, ये देखो, कभी किसी मूवी में अगर आपने देखा हो तो, देखा है? ये ना पेड़ के जो बार्क होता है ना, उसमें से कट लगा देते हैं और उसके नीचे मटके से लगा देते हैं, छोड़ जाते हैं। अपने आप उससे सैप निकल निकल के बाहर आता है और मटकों में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसको टोडी कहते हैं। उसको थोड़ा सा और प्रोसेस कर लेते हैं और उसको एज ए अल्कोहल यूज किया जाता है, अल्कोहल की तरह पिया जाता है, राइट। तो दिस इज एन टोडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक है केरला की, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसको निकाल के जो फर्मेंट करते हैं ना, उसके लिए भी बैक्टीरिया यूज होता है। यहाँ कहीं और नाम मेंशन नहीं है, तो आपको नाम कौन से याद करने हैं? ब्रेड वाला, जिसने ब्रेड बनाया, जिसने चीज बनाया 2 तरीके के, और दही बनाया, ये आपको याद करना है। क्लियर? आइए अब आगे चलते हैं। तो दिस इज अ, कौन सा बैक्टीरिया है ये जो दही बनाता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। बैसिलस ना, कौन सी शेप है ये? शेप कौन सी है बैक्टीरिया की? जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा था, तो बैक्टीरिया की 4 शेप होती है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, और नीट अभी भी पूछता है कौन सी 4 शेप है, नाम क्या थे उनके? बोलो। हमें कोमा शेप, हाँ फोकस, हाँ, कोमा, कोकस बैसिलस, और बैसिलस और स्पाइरल, स्पिरुलम कहते हैं ना उसको। हाँ, तो कोकस कैसे, बैसिलस कैसे होते हैं? रोड शेप। तो बैक्टीरिया रोड शेप ही तो है, लैक्टोबैसिलस, इसलिए तो बैसिलस नाम है उसका। कोकस का मतलब होता है जो सर्कुलर होते हैं। कोमा का मतलब होता है तो कोमा जैसे दिखाई देते हैं ऐसे, और स्पाइरल का मतलब होता है जो रिबन जैसे दिखते हैं, राइट। सो दीज आर द 4 बेसिक शेप और बैक्टीरिया। ये पूछता है नहीं, अभी भी पूछता है। कौन सा चैप्टर था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला बेटा, सेकंड चैप्टर में आता है। ओके, चलो आगे चले।
अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में यार हर जगह पे यूज होते हैं, हमने कुछ ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो हमें उसी पे फोकस करना है। तो इंडस्ट्री में जहां ये यूज होते हैं वो होते हैं अल्कोहल बनाने में। तोड़ी बनाने के लिए इन्होंने जोन सा यूज किया इन्होंने बताया नहीं, हमने जानने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अल्कोहल जो मार्केट में बनता है उसके लिए जो यूज होते हैं माइक्रोब्स, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। तो अल्कोहल बनता किससे है, रॉ मटेरियल क्या होता है जिससे अल्कोहल निकाला जाता है, कहीं तो सुना ही होगा। ईस्ट। ईस्ट तो बनाने में मदद कर रहा है, रॉ मटेरियल क्या है, किससे बनाया जाता है। मैगी मसाला मैगी को टेस्ट देता है, लेकिन मैगी तो मैदे से होती है ना, तो मैदे से मैगी बनी ना, मैं वो पूछ रही कि बताने का सोर्स क्या है। मैम आप- शुगर केन। शुगर केन, हाँ वन ऑफ द सोर्सेज शुगर केन। बेटा घर में कभी फ्रूट्स आते हैं तो फ्रूट्स कभी सड़े हुए देखे आपने, ripening ये fruit, मैम। जब वो सड़ते हैं तो कैसी स्मेल आती है, अल्कोहलिक स्मेल आती है। कभी सेब को सड़ते सूंघना अल्कोहलिक स्मेल आती है, कभी ग्रेप्स को सड़ते हुए सूंघना एकदम अल्कोहलिक स्मेल आती है। तो जब कोई फ्रूट सड़ता है मतलब ओवर राइपन होता है, बहुत ज्यादा पक गया है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है उससे। देखो नीट का प्रिपेयर करो, चैप्टर तो तुम्हें कंपेयर करने पड़ेंगे जब तुम्हें। Ethylene, हाँ किसने बोला ये, गुड sorry सुजान, ma'am. वेरी गुड, इथाइलिन। देखो अगर तुमको जानना है ना तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हुई है या नहीं, उसका बहुत सिंपल तरीका है। जब आप एक टॉपिक को दूसरे चैप्टर से रिलेट कर पाओ ना खुद से, तो समझ जाना तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है। उससे पहले अभी तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तुम लर्निंग फेज में हो। तो अगर तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो तुम अभी पीछे हो, ठीक है। जो कंपेयर करके आंसर दे पा रहा है वो थोड़ा आगे है, राइट। और जिनके दिमाग में किताबें खुल जा रही है वो फिर और आगे हो गए, राइट। तो जब भी कोई फ्रूट सड़ता है ना, वो इथाइलिन रिलीज करता है। कोई भी फ्रूट पकता है ना तो वो इथाइलिन रिलीज करता है, गैस होता है, ये गैसियस हार्मोन है, ओनली गैसियस हार्मोन इन प्लांट। दिस इज अ नीट क्वेश्चन, ओनली गैसियस हार्मोन इन प्लांट। अभी क्या करता है, इसलिए कहते हैं ना सड़े हुए फ्रूट या वेजिटेबल के साथ दूसरा नॉर्मल वाला मत रखो, वो भी सड़ जाएगा, क्योंकि इथाइलिन साथ वाले में जाके उसको भी ओवर राइपन करा देता है, ठीक है। तो सड़ी हुई सी स्मेल आती है, जो गंदी सी स्मेल आती है ना, वो एक्चुअली अल्कोहलिक होती है। हम उसी की बात करने वाले हैं। तो अल्कोहल बनता कैसे, किसी मीठे से, तो मीठे की बात करते हैं। देखो नेचुरली अगर कोई मेरे पास, इमेजिन करो बहुत बड़ा बॉक्स कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेप्स है, मैंने बिल्कुल सड़ने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। और मैंने इनकी सड़ना मैं चाहती हूँ और जल्दी सड़े, तो मैंने इनके अंदर डाल दिया यीस्ट, जो ब्रू करने में मदद कर रहा है। तो ब्रूअर्स यीस्ट किसका नाम था, मैंने पीछे लिखवाया बेकर था। हाँ, ब्रूअर यीस्ट इज अनदर नेम फॉर बेकर यीस्ट। और बेकर यीस्ट का साइंटिफिक नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस सर्वेसी, राइट। हाँ तो मैंने ये किया कि उस कंटेनर में जहाँ अंगूर सड़ रहे थे या बार्ले या वीट सड़ रहा था, मैंने उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सर्वेसी डाल दी। जब मैंने डाल दिया ना, तो वो जितना भी मटेरियल था उसको 30% तक सड़ा देगा, ठीक है, 13% तक। तो ये सड़ के एक प्रोडक्ट बना लेगा जिसे C2H5OH कहेंगे। OH मतलब अल्कोहल, तो दिस इज एन अल्कोहलिक ग्रुप। तो उस पूरे कंटेनर में जो लिक्विड है ना, वो 13% अल्कोहलिक है, 13% है सिर्फ, ज्यादा नहीं, 13% है। अच्छा आप लैब में स्लाइड्स बनाते हो, स्कूल लैब में छोटे छोटे कंटेनर में कभी अल्कोहल देखा है आपने, 100% अल्कोहल, 90% अल्कोहल, पढ़ा है कभी स्कूल में? कोई स्लाइड नहीं बनाता, कोई काम नहीं करता इस पे, ठीक है। स्कूल में जनरली होता है ये, नहीं तो कॉलेज में देख लेना, वैसे अजीब बात है, स्कूल में नहीं है। तो ये अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है, देखो 90% अल्कोहल, बहुत ज्यादा अल्कोहल है, इसलिए इस अल्कोहल को पीना नहीं होता, इससे ये एसिड की तरह काम करता है। नेचुरली एक यीस्ट जो साड़ के चीजों को अल्कोहल बनाएगा वो 13% तक ही बनाएगा। क्यों, 13% के बाद 14% होने से पहले यीस्ट की खुद ही डेथ हो जाएगी, वो इतनी अल्कोहलिक कंडीशन में खुद भी नहीं रह पाता, तो यीस्ट खुद मर जाता है। तो 13% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल वो बना लेता है, ठीक है। ये 13% कॉन्सेंट्रेशन वाले जो अल्कोहल सब्सटेंस हमें मिलते हैं, मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूंगी, और इससे मैं ले लूंगी बियर एंड वाइन। तो बियर एंड वाइन जो होती है उसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है, 13% के आसपास होता है, अब अलग अलग ब्रांड में थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन बियर एंड वाइन के अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कम है।
ठीक है, हमें सीधा मिल गया, मैंने कोई डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या पूछता है नीट? क्वेश्चन नीट ये पूछता है कि पहले तो अल्कोहल बनाने के लिए आपने क्या यूज किया? हमने यूज करा यीस्ट। दूसरा पूछता है कि कौन सा है अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो विद डिस्टिलेशन बनता है या विदाउट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? पानी उबालते हो कभी? पानी उबलता हुआ देखा है? Yes, ma'am. पानी उबल रहा है, उसके ऊपर भाप बन के उड़ रहा है। अब तो उसके ऊपर ढक्कन रख दे, थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाएगी तो ढक्कन के ऊपर क्या लगा मिलेगा? Droplets. ड्रॉपलेट, दैट इज डिस्टिलेशन। डबल प्योरिफिकेशन का मेथड होता है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा साफ जो है ना वो ड्रॉपलेट्स है, वो बैक्टीरिया बिल्कुल फ्री है, बैक्टीरिया फ्री है वो। तो रोज वाटर ऐसे बनाया भी जाता है, जैसे बड़ा सा कंटेनर लो, उसमें रोज पेटल्स डाल दो, उसको उबाल दो, तो वो रोज वाटर बन गया उस कंटेनर के अंदर, पर उसके ऊपर ढक्कन लगा। अब वो जो ऊपर आ रहा है ना ड्रॉपलेट्स, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रोज वाटर है, क्योंकि वो डिस्टिलेशन होकर आया। तो दिस इज अ डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो वाइन एंड बियर बनाने के लिए ऐसा कोई डिस्टिलेशन नहीं होता, वो नॉर्मली ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बन गए विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन हम चाहते हैं मार्केट में ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट है जिसमें ज्यादा अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है, 30% अल्कोहल है। वो कैसे बनते हैं? ये जो 13% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल मिला है ना C2H5OH, इसको और ज्यादा डिस्टिल कर दो। तो जब आप इसको डिस्टिल करते चाहोगे ना, तो इसमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है और फिर प्रोडक्ट मिलते हैं लाइक रम, ब्रांडी एंड विस्की। तो नीट क्वेश्चन क्या पूछेगा? नीट आपसे ये पूछेगा, आउट ऑफ रम, ब्रांडी, विस्की, बियर, विच वन इज फॉर्म विदाउट डिस्टिलेशन? तो कौन बना है विदाउट डिस्टिलेशन? beer, हाँ, राइट। तो ऐसे याद रखना कि बियर और जो वाइन होती है वो नॉर्मली लोग ऐसे ही पी लेते हैं, उसमें इतना अल्कोहल नहीं होता। लेकिन रम, ब्रांडी, विस्की पीने के बाद दिमाग घूम जाएगा, इसमें अल्कोहल ज्यादा है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो हमने अभी कहाँ तक पढ़ा? देखो चैप्टर छोटू सा मैंने कहा ना, कहाँ तक पढ़ा हमने अभी तक? हमने करा हमने करा अभी तक हाउस होल्ड में हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा जो हमें मदद करता था ब्रेड बनाने में। क्या नाम था उसका? Saccharomyces. सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। Saccharomyces cerevisiae, हमने पढ़ा चीज बनाने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है, फंगस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? Penicillium roquefort. Paponic bacteria. पेपियोनी, शर्मानी वाला, शर्म करने वाला स्विस चीज। और जो फंगस से बनता है ना वो है पेनिसिलियम, इज अ फंगस, फंगस का जीनस है वो पेनिसिलियम, ठीक है। रॉकी 40, तो वो फंगस से बनता था। अब इंडस्ट्री में हमने पढ़ा अल्कोहल के बारे में, जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा वो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी पढ़ा, लेकिन हमने दो तरीके के प्रोडक्ट पढ़े। एक होता है हमारा जो विदाउट डिस्टिलेशन बनता है और एक होता है जो हमारा विद डिस्टिलेशन बनता है। तो जो विदाउट बनता है डिस्टिलेशन के, वो दोनों प्रोडक्ट का नाम क्या है? Beer, Beer wine. and wine. हाँ, और बाकी सारे विद डिस्टिलेशन। तो हमने ये दो पार्ट खत्म कर लिए, गुड। अब हम जा रहे हैं किसके पास? सीवेज ट्रीटमेंट हम कल करेंगे, लंबा टॉपिक है। अब हम जा रहे हैं सीधा उठ के कुछ और, बीच में कुछ नाम है आपको पढ़ने हैं जो मैं मेंशन करना भूल गई, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो आप बायो एजेंट्स के अंदर उन्हें पढ़ोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई केमिकल निकला है जिसने मदद करी है। तो नाउ वी मूव टुवर्ड द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एंटीबायोटिक की स्टोरी यहाँ मेंशन है, ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? no नहीं? ma'am, आओ, एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी Opposite. अगेंस्ट, अगेंस्ट खिलाफ हो। और बायो मतलब लिविंग। Living. हाँ, तो एंटीबायोटिक में समथिंग विच इज अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग अगेंस्ट लाइफ। अब किसकी लाइफ के खिलाफ है ये? किसकी लाइफ के खिलाफ है ये? अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली। देखो ऐसा मत लिख देना माइक्रोब के खिलाफ है, नहीं, ये कभी भी वायरस को नहीं मारेगी, कभी भी फंगस के पोर्स को नहीं मारेगी, किसी को नहीं मारेगी, सिर्फ बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो अगेंस्ट बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं। तो कॉमन कोल्ड जब आपको होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो तो वायरस है, तो आपको एंटीबायोटिक क्यों देते हैं डॉक्टर? एंटीबायोटिक सब खाते हैं कॉमन कोल्ड में, ऐसा क्यों? इन्फेक्शन वायरस का, बैक्टीरिया की दवाई क्यों दे रहे हैं? जब वायरस आपकी बॉडी में अटैक कर रहा होगा तो आपकी इम्यूनिटी का क्या हाल होगा? परेशान होगी ऑलरेडी। Yes, Yo-yo man. अगर आपकी बॉडी वीक है इम्यूनिटी में इस टाइम, तो इस टाइम पे वायरस आराम से आपको अटैक करके आपका यूटिलाइजेशन कर सकता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं।
कि जब तक तुम वायरस से लड़ रहे हो तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन वो कभी भी वायरस को ठीक करने के लिए नहीं देते, क्योंकि उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, वो आप रेस्ट से ही ठीक कर सकते हो, राइट। तो एंटीबायोटिक की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, 1928 सितंबर में था, और मुझे डेट नहीं याद, आई थिंक 28 सितंबर था, आई एम नॉट श्योर, पर 1928 में ये डिस्कवर हुई थी, ओके। अब इसकी जो डिस्कवरी थी वो सेरेंडिपिटी थी। डिस्कवरी की सेरेंडिपिटी का मतलब होता है जब कोई डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई, मींस मैं पढ़ कुछ और रही थी, कुछ साइंटिस्ट थे जो कुछ और पढ़ रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर कर ली। तो जब एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है उसके लिए वर्ड होता है सेरेंडिपिटी, नीट ये वर्ड यूज करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब डीएनए को ढूंढ रहे थे, ये ढूंढ रहे थे ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें गलती से साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है? वो कौन सा था एक्सपेरिमेंट जिसमें साइंटिस्ट वर्क किसी और पे कर रहा था लेकिन रिसर्च उसने कुछ और कर ली? कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, याद है तुम्हें, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल में? Harshand, हाँ, उसने तो बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, पर वो तो काम ही इसके ऊपर कर रहे थे। उसके अलावा कोई जो किसी और चीज पे काम कर रहा था पर एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लेता है, किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहा था? Griffith experiment, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, हाँ, ग्रिफिथ किस पे काम कर रहे थे? Streptococcus पोस्ट निमोनिया, निमोनिया। वो क्या करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया? pneumonia cause. निमोनिया। हाँ बेटा, वो निमोनिया पढ़ रहे थे, वो निमोनिया का इलाज ढूंढ रहे थे और उन्होंने गलती से ढूंढ लिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, है ना। समझ आया? सेरेंडिपिटी। तो उनकी रिसर्च भी सेरेंडिपिटी थी ना, उनकी डिस्कवरी भी एक्सीडेंट से हुई है। तो कोई भी डिस्कवरी एक्सीडेंट से होती है उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। ग्रिफिथ भी एक एग्जांपल है। अब ये कौन थे जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है? दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो साइंटिस्ट है जिनके साथ ये हादसा हुआ, जो बहुत ही खूबसूरत हादसा था। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर कर ली एक्सीडेंट में, काम किसी और पे कर रहे थे। मुझे बताओ किसी ने हैरी पॉटर देखी है? मूवी देखी है हैरी पॉटर? No, ma'am. No, ma'am. एक भी बच्चे ने नहीं देखी? नॉट सिंगल वन? Yes, ma'am. कौन है? Mayank. मयूर? मयंक? मयंक, हैरी पॉटर में जो फर्स्ट पार्ट होता है सोर्सरर स्टोन, उसमें जो साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करता है सोर्सरर स्टोन, उसका नाम क्या होता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऐसे याद रख लियो कि जो फर्स्ट पार्ट में सोर्सरर स्टोन था ना, जो किसी को भी अमर कर सकता है, कितनी बड़ा स्टोन होता है वो, वैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो है जिन्होंने वो दवाई ढूंढी जो पूरी दुनिया में जान बचाती है, दैट इज एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वहां से याद कर सकता है। अब देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया क्या था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी किससे? तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ होती है, मिलती किससे हमें? फंगस से। तो वो पहला फंगस जिससे एंटीबायोटिक निकाली गई है, वो पहला फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम इज ए जीनस ऑफ द फंगस नोटेटम। अब देखो ये डिस्कवरी कितनी नोटेबल है ना, नोटेबल मतलब बहुत ग्रेट है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज दुनिया बिना एंटीबायोटिक के सर्वाइव नहीं कर सकती, ऐसी कंडीशन है। तो ये बहुत नोटेबल अचीवमेंट है ना, उससे याद रखना कि पेनिसिलियम नोटेटम वो वाला फंगस था जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई। लेकिन अब हम जो एंटीबायोटिक निकालते हैं पेनिसिलिन ही, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया से निकालते हैं, उस फंगस से निकालते हैं। और जो दूसरा फंगस है हम उसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो रोने लग गया है। तो पहले वाला फंगस जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक निकली थी वो कैसे याद करा आपने, किस वर्ड से? समझ आया या नहीं समझ आया? ठीक है। तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक आपने निकाली वो जिस फंगस से मिली, उस फंगस को हम याद रखेंगे विद द फैक्ट कि इसकी कंट्रीब्यूशन कैसी है, इसने बहुत ही नोटेबल काम किया, बहुत ही पहचानने वाला काम किया पूरी दुनिया में। और अब जो करंट हम एंटीबायोटिक निकालते हैं वो जिस फंगस से निकालते हैं उसको हम इतना यूज करते हैं कि वो क्या करने लगा है, अब रोने लगा है, इट्स क्राइंग। ये दो वर्ड याद रह जाएंगे, दो स्टेटमेंट्स लिख लो गए, Yes, ma'am. ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम जिससे पहली बार एंटीबायोटिक निकली। अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, आपने कभी पेट्री डिश देखी है जिनपे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, ऐसे दिखती है? तो ये जो आपको दिख रहा है ना ऑरेंज से कलर की, सब बैक्टीरिया है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना,
तो एक थोड़े से बैक्टीरिया लगा दो, पूरे पेट्री डिश में खाना रखा होता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन होती है, जनरली बहुत तरीके की सॉल्यूशन यूज होती है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को छोड़ दो, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो सुबह सुबह लग गए बैक्टीरिया के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा लिया उन्होंने? स्टेफाइलोकोकस, कोकस शेप का बैक्टीरिया उसने लिया, उन्होंने लिया और वो उस पर काम करने लग गए। अब क्या होता है, जब रात होती है तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, सारी पेट्री डिश धो के चले जाते हैं, अगले दिन दोबारा से कल्चर प्लेट्स लगाते हैं, इनको कल्चर प्लेट कहते हैं। उस दिन शायद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का मन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल्चर प्लेट धोना वो भूल गए, ऐसे कैसे छोड़ गए। अब टेक्निकली जब वो सुबह आते तो इस कल्चर प्लेट में उनको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते ना, होना तो यही था, लेकिन इस कल्चर प्लेट में खाना भी था, तो बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस के स्पोर भी तो आसपास घूमते हैं ना, जो हमें दिखते नहीं। तो जब वो नेक्स्ट डे आए तो देखो उन्होंने क्या देखा, जब वो गए थे रात को तो उन्होंने कैसे पेट्री डिश को छोड़ा था, बहुत सारे किसकी कॉलोनीज के साथ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की। कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेफिलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। लेकिन जब वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पेट्री डिश में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं था, वहां पे कोई और भी आ गया था, और बैक्टीरिया एक तरफ को हो गए, तो कुछ बैक्टीरिया बचे हैं और बाकी सारी स्पेस में एक फंगस आ गया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि फंगस जहां जहां ग्रो कर रहा है वहां वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी कमाल की चीज थी कि ऐसा क्या हो गया कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे वहां पे। जस्ट इमेजिन, पेट्री डिश में खाना है फिर भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे, दैट मींस फंगस ने कुछ किया है ना, तो फंगस उसको ग्रो नहीं करने दे रहा। तो उन्होंने उस फंगस को स्टडी किया। जब उन्होंने उस फंगस को स्टडी किया तो पता है उन्हें क्या मिला कि ये जो पेट्री डिश है ना, जहाँ पे फंगस भी है और बैक्टीरिया भी, ये जो फंगस है ये कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल हम ऐसे बना देते हैं, तो ये कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो याद रखना, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फंगस। क्यों? क्योंकि ये फंगस कोई केमिकल रिलीज कर रहा है। इस केमिकल को उन्होंने नाम दिया एंटीबायोटिक, और ये पहली एंटीबायोटिक थी। तो जब उन्होंने इस फंगस को स्टडी किया तो पहला फंगस कौन था जिससे एंटीबायोटिक मिली थी? पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये निकला पेनिसिलियम नोटेटम, और ये जो केमिकल रिलीज कर रहा था इसका नाम रखा उन्होंने पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम से नाम आया पेनिसिलिन, ठीक है जी। और ये थी हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक एवर डिस्कवर। ओके जी, क्लियर? समझ आया नहीं? Yes, ठीक है, ma'am. राइट। अब जो हम लोग फंगस, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनकी डिस्कवरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो हम लोग पेनिसिलियम, देखो ये जो पेनिसिलिन मिलता था ना नोटेटम से, तकरीबन जितने बैक्टीरिया वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर गया। रेजिस्टेंट कैसे डेवलप करता है बैक्टीरिया? 100 बैक्टीरिया थे, उनके ऊपर तुमने पेनिसिलिन डाला, मर गए। शायद कोई एक सर्वाइव कर गया होगा, कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। एक जो सर्वाइव कर गया ना, उसने देख लिया कि जो पेनिसिलिन है ना, जब ये आएगा तो मैं मर सकता हूँ। तो इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर लिया। बैक्टीरिया में बहुत जल्दी म्यूटेशन होती है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ऐसे मॉडिफाई किया कि अभी पेनिसिलिन इसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो जहां भी जाता है ना, सारे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं मरता। अब ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी फैलाएगा और इतने सारे बैक्टीरिया फैला देगा कि एक टाइम आएगा पेनिसिलिन किसी बैक्टीरिया पे वर्क नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं रेजिस्टेंट डेवलप करना, ठीक है। तो जो पहले वाला पेनिसिलिन था बैक्टीरिया के पास, उसके खिलाफ रेजिस्टेंट है, तो अब हम दूसरे टाइप के एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो अब हम जो पेनिसिलिन निकालते हैं वो हम कौन से निकालते हैं? उस फंगस से निकालते हैं जो अब रोने लगा है, क्योंकि हमने उसको बहुत यूज कर लिया। तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, तो क्राई से आप ये याद रख सकते हो नाम, ये याद करने का तरीका था, ठीक है। तो दिस इज द वन जिससे हम अब ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन। तो नीट में आपको यहां से कंफ्यूज करेंगे कि फर्स्ट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाज ऑब्टेन फ्रॉम नोटेटम, एंड अब जो हम यूज करते हैं दैट इज क्राइसोजेनम। क्लियर? ठीक है, यस मैम। ऑल राइट। आइए आप देखो, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया ना पेनिसिलिन, उनको ये नहीं पता था कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनके बाद और साइंटिस्ट ने भी जब एक केमिकल देखा तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी। अब दो साइंटिस्ट थे जो बहुत कमाल के थे, एक का नाम था अर्नस्ट चेन, दूसरे का नाम था हेवर्ड फ्लोरल। चेन और फ्लोरल ने क्या किया, इन्होंने जो पेनिसिलिन निकला है ना उसके यूज को समझा कि यार ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इन्होंने उसके यूज को इतने से स्टडी किया कि जब वर्ल्ड वॉर
वर्ल्ड वॉर 2 चली ना, उस टाइम पे जब सोल्जर्स वुंडेड होते थे तो सोल्जर्स को एंटीबायोटिक दी जाती थी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का एक्चुअल यूज चेन और फ्लोरे ने डिस्कवर किया। एंटीबायोटिक को खुद डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर ने। तो बेसिकली इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है अल्टीमेटली इन 1945। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया, लेकिन उसका यूज अच्छे से किसने डिस्कवर करा है? चेन एंड फ्लोरे ने, जो वर्ल्ड वॉर 2 में उसको यूज भी करते हैं। क्लियर है? वर्ल्ड वॉर 2 में जब लड़ाई चल रही थी तो सोल्जर्स को बहुत पेन भी होता था वुंड्स की वजह से, तो उनको कौन सा पेन किलर देते थे? बहुत ज्यादा यूज हुआ था पेन किलर, ड्रग्स में पढ़ा था हमने, एनाल्जेसिक होता है वो, मॉर्फिन। मॉर्फिन, यस, राइट। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो, अब आपको रट्टा मारना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है सीधे सीधे रट्टा बेस्ड है। यहाँ पे आपको रट्टा मानना पड़ेगा क्योंकि नीट आपको मैच द फॉलोइंग देती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपको सीधे याद हो जाएंगे। 2 में आपको एफर्ट करनी है। देखो, यहाँ पर है माइक्रोब का नाम और यहाँ पर लिखा है उसका प्रोडक्ट, कि उससे आपको क्या ऑब्टेन होता है। देखो, एसिटोबैक्टर एसिटी, इट इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से आपको मिलता है एसिटिक एसिड। तो एसिटो से एसिटिक तो आप निकाल ही लोगे, तो एसिटोबैक्टर एसिटी से आपको एसिटिक एसिड मिलता है। सेकेंड आपके पास आता है एस्पेरिजिलस निगर। पहली चीज तो ये है फंगस, ये बैक्टीरिया नहीं है, तो पहले तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होता है या तो उसमें बैक्टीरिया की शेप मेंशन होती है, जैसे बेसिलस है तो आपको शेप मिल जाएगी वहां पे, नहीं तो वो बैक्टीरिया के नाम पे बैक्टीरिया वर्ड ही मेंशन होता है, तो आपको पता चल जाता है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है आपको एस्पेरिजिलस निगर में। तो एस्पेरिजिलस निगर वो है जिससे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। याद कैसे रखोगे? नींबू खट्टा होता है, लेमन Yes, ma'am. खट्टा क्यों होता है? वो उसमें कौन सा एसिड होता Citric है? acid. सिट्रिक। हाँ, तो जब नींबू खराब होता है ना उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो ऐसे याद रखना, एस्पेरिजिलस निगर इज अ फंगस जिससे आप सिट्रिक एसिड निकालते हो। ये कहने याद करने का तरीका है। ओके, Okay, ma'am. नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम। इससे आपको ब्यूटेरिक एसिड याद रह जाएगा अगर पूरा नाम दिया उसने, पूरा नाम नहीं देते हो तो याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम से ब्यूटेरिक एसिड आता है। कैसे याद रहेगा? ए बी और सी, बी और सी साथ साथ है, तो क्लोस्ट्रीडियम से ब्यूटेरिक एसिड आया है। क्लियर? Yes. एक ऐसे याद कर सकते हो। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है, ये तो वैसे याद हो जाएगा, बहुत हो गया ये तो, है ना। लास्ट है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिससे आपको इथेनॉल मिलता है। फॉर्मूला क्या था? C2H5OH, है ना, इससे मिलता है आपको, राइट। तो आपको जो दिक्कत देगा वो एस्पेरिजिलस देगा और क्लोस्ट्रीडियम देगा। हो जाएगा याद? Yes. चलो, बस एक और टॉपिक, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखो, कुछ एंजाइम्स है जिनके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम माइक्रोब भी तो पढ़ रहे हैं ना। अब क्या है, माइक्रोब से कुछ एंजाइम भी मिलते हैं हमें। अब एंजाइम होते क्या है? देखो, ट्रांसलेशन जब होती है तो प्रोटीन की पतली सी चेन बनती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं हम इसको। प्रोटीन की जो चेन बनती है कुछ काम नहीं करती जब तक ये फोल्ड ना हो, इट्स अ प्रॉपर्टी। प्रोटीन जब लीनियर चेन में आता है ना ट्रांसलेशन के पास, वर्क नहीं करता वो, उसको फोल्ड होना पड़ता है। अनलाइस प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं होता। अब ये भाई फोल्ड होंगे, जिस भी फॉर्म में फोल्ड होंगे तो ये किसी एंजाइम में चेंज हो जाएंगे। तो मुझे 3 एंजाइम पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, जब भी कपड़ों में तेल वेल लग जाए तो ऐसे बोलते हैं ना कि गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के कपड़ों को सोक कर दो, फिर उसमें से तेल निकल जाएगा। तो ऐसा क्या होता है डिटर्जेंट में? डिटर्जेंट में होता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं लाइपेज। तो अभी कभी डिटर्जेंट को पलट के पढ़ना, आपको एंजाइम भी मिल जाएगा वहां पे। तो लाइपेजेस आर द एंजाइम्स जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑयल स्टेन्स आपके कपड़ों से। और गर्म पानी में हम इसलिए डालने को कहते हैं क्योंकि गर्म पानी से एंजाइम थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेक्टिनेज। पेक्टिनेज क्या होता है? आपने कभी टेट्रा पैक वाले जूस पिए? टेट्रा पैक वाले जूस पिए, डब्बे में आते हैं जो? यस मैम। तो कभी देखा है वो एकदम प्लेन होते हैं, पानी की तरह होते हैं, उनमें कोई पल्प नहीं आता, साफ जो जूस होते हैं। लेकिन अगर हम रेडी पे पिए तो उसमें तो बीच बीच में पल्प आता है। तो ये पल्प कहाँ जाता है? जो फैक्ट्री में जूस बनता है ना उसमें भी पल्प होता है छोटा छोटा, उसके अंदर एक एंजाइम डाल देते हैं पेक्टिनेज। तो पेक्टिनेज इस पल्प को डिसॉल्व कर देता है, इसलिए जो क्लियर फ्रूट जूस होते हैं ना मार्केट वाले, वो क्लियर बनते हैं। तो क्लियर फ्रूट जूस बनाने को पेक्टिनेज यूज होते हैं। ये नीट के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं तीनों वर्ड से। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे अगर आप मोमोज वगैरह खाते हो या कुछ भी ऐसा खाते हो जिसमें मेयोनीज बहुत होती है, आजकल तो डब्बे भी घर पे आते हैं ना, लोग सैंडविच में मेयोनीज लगा के खा लेते हैं, है ना, क्योंकि इजी होता है बनाना, उसको सब कुछ बना बनाया टेस्टी भी लगता है। लेकिन ये मेयोनीज वगैरह में बहुत ज्यादा फैट होता है अलग अलग तरीके का।
तो ये जो आप तला हुआ खाते हैं, ये सब मेयोनीज बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जाके इकट्ठा होने लग जाता है, जबकि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स में फैट आके इकट्ठा होने लगता है, और ये क्या बना देता है, क्लॉट। ठीक है, अगर एक क्लॉट बना देगा ना, तो ब्लड ना मूव नहीं कर पाएगा, और अगर ब्लड मूव करके अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा ना, तो इससे कार्डियक डिजीजेस तो होती ही है, इसके अलावा इससे स्ट्रोक भी हो जाता है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि कहीं ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को पता चल जाता है जब नॉर्मल रूटीन में, वो देते हैं उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एन एंजाइम जो ये क्लॉट होता है उसको बर्स्ट करता है, उस क्लॉट को तोड़ता है, डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो अगर बॉडी में क्लॉट बन रहे हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस डॉक्टर्स देते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेडिसिन में यूज होता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. राइट नाउ, ये मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, जितना मैंने पढ़ा है उससे हो जाएगा, अब आराम से ट्राई करना, चैट बॉक्स में लिखो हम बेटी, आराम से करना। और क्वेश्चन ऐसे आएगा इस चैप्टर में, स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें आज पढ़ाया ना, यही क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको छोड़ के नहीं जा सकते, आपको सब पता होना चाहिए, छोड़ के जाना भी मत, सीधा सीधा आंसर है। मेरे को पहले 5 आंसर आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी। प्रियांश को चलिए, अरे ओके, अरे एग्जिट कैसे हो गया ये, एग्जिट हो गया। अरे लास्ट से गाने देखा था मैंने, गाने देखते सेजल, पूजा, तान्या, सूर्यांश, आशीष, खुशहाली, पायल, भूमि, सूर्यांश। सूर्यांश ऊपर दे तो दिया था आंसर, अच्छा चेंज कर लिया इसने, सूर्यांश चला कर दो है। मैम देखो, सेम ऑप्शन थी। मैच द फॉलोइंग, अच्छा, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसको ऊपर सॉल्व करते हैं हमेशा। लैक्टोबैसिलस से मैंने याद किया था, ये क्या सीक्रेट करता है, लैक्टिक एसिड। किस में यूज होता है, क्या बनाने में, Curd. सेकंड। Curd. सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्या बनाने में यूज होता है, दारू और ब्रेड। Bread. ब्रेड इज फोर्थ ऑप्शन, ए का सेकंड, डी का फोर्थ। ए का सेकंड रहा, ए का सेकंड रहा, ए का सेकंड रहा, तो डी नहीं होगा। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, तो ए नहीं होगा, बचा बी एंड सी, है ना, बी और सी में से आंसर है। एक और देखना पड़ेगा हमें, एस्पेरेजिलस निगर, एस्पेरेजिलस निगर था जो फंगस था जिन्हें धोखा देना था, तो ये कहाँ काम आया था, ये नींबू के ऊपर लगा था ना। क्या Citric सीक्रेट acid. करता है ये, Citric acid. Citric acid. तो सी का थर्ड, तो सी का थर्ड ये रहा, तो आंसर वुड बी, C. है ना, एक ही ऑप्शन नहीं है, गलत पढ़ा तूने, ऑर्डर में करा कर सूर्यांश, ठीक है, तो आंसर वुड बी सी। गुड, तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ ट्राई, वेट, ट्राई दिस वन, आराम से करना, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, पीवाई क्यूब सारे ऐसे ही भरे पड़े हैं।
ट्राई फोन से एग्जिट हो गया, पता नहीं चलेगा मुझे। एकदम रिया, श्रेयांश, ईशा, खुशहाली, मौर्य, आशीष, पूजा, भूमि, सजल, तान्या, पता नहीं क्या है। ठीक है, अब देखो एस्पेरेजिलस निगर अभी पीछे तो किया था, कौन सा एसिड? Citric acid. Citric acid. थर्ड। और लैक्टोबैसिलस पीछे तो किया था, कौन सा एसिड? Lactic Lactic acid. हाँ, तो acid. जरूरी थोड़ी है, कसम थोड़ी है इसे बी जाना है, नहीं आता तो आगे चले जाओ। तो ए में है हमारे पास 3, ए का 3। अरे ये तो रहा आंसर, तो सीधा आ गया। बताओ, एक बार तो होने से भी हो गया यहाँ पे, लेकिन पढ़ के सारे जाना भाई, ठीक है जी। सो आंसर वुड बी बी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. तुमने क्या लिखा था? बी लिया था। गुड। चलो, किसी को कोई डाउट? No, ma'am.